चलिए आर्ट एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंटिस्ट इन मिडिवल इंडिया का जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर नहीं है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिडिवल इंडिया ही आगे कंटिन्यू हो गया एज इट इज़ ही उस चैप्टर में, तो हम उसे रिपीट ना करें। हम एंशियंट इंडिया के साइंटिस्ट से सीधे जंप करेंगे मॉडर्न इंडिया के साइंटिस्टों की ओर। देखिए मॉडर्न इंडिया में 19th सेंचुरी के अराउंड साइंटिफिक डेवलपमेंट में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, जिनमें यदि हम सीवी रमन की बात करें तो स्पेक्ट्रोग्राफी में उनका कंट्रीब्यूशन अतुल्य है। ये एशियाई क्षेत्र में इस तरह के साइंस के ब्रांच में किसी को नोबेल प्राइज़ मिलने वाले व्यक्तियों में पहले व्यक्ति थे। हालांकि नोबेल प्राइज़ तो पहले भी मिला, किनको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, गीतांजलि के लिए मिला, बट साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलने वाले एशियाई क्षेत्र के यह पहले व्यक्ति थे, दैट इज़ सीवी रमन। उसके बाद डॉक्टर होमी जे भाभा ने न्यूक्लियर फिज़िक्स और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया और वो फादर ऑफ आर न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाए। न्यूक्लियर फिज़िक्स वर्ल्ड की नहीं, हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स के वो फादर हैं डॉक्टर भाभा। डॉक्टर जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिस समय में दुनिया इस कवायद में लगी थी कि वायरलेसली किस तरह से सिग्नल्स एमिट और रिसीव किए जाएं, उस समय में ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा आयरन मर्क्यूरी आयरन कोहेरर क्रिएट किया गया, जिसकी मदद से वायरलेस मैनर में सिग्नल्स रिसीव किए जा सकते थे। आज अगर आप वायरलेस टेलीफोनी का मज़ा उठा पा रहे हैं, उसका सीधा श्रेय डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस या आचार्य जगदीश चंद्र बोस को जाता है। उन्होंने उस समय में ही वायरलेस सिग्नल यानी कि माइक्रोवेव्स की मदद से सिग्नल्स रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर दिए थे। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही जगदीश चंद्र बोस हैं जिन्होंने तब ये बताया था कि पौधे भी महसूस करते हैं, और उन्होंने एक पौधे को कुछ दिन तक डांटा, एक पौधे को पोषित किया, वो पौधा नर्चर हुआ और दूसरा खत्म हो गया। उन्होंने पौधों के ग्रोथ पॉइंट्स यानी कि रूट्स और लीव्स की टिप्स के साथ वायर अटैच करके ये प्रमाणित किया कि पौधे अपने ग्रोथ पॉइंट से ही सराउंडिंग के स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं और वो ख़ास तरह की सिग्नल्स एमिट करते हैं, और इसीलिए उन ग्रोथ पॉइंट से अटैच्ड उन स्ट्रिंग्स ने मूवमेंट्स को नोटिस किया और वो मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने वाला वो इंस्ट्रूमेंट कहलाया क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ देने वाले हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जो आज भी आप पौधों के साथ अटैच करिए, आपको पौधों की मूवमेंट लिटरली एक ग्राफ में महसूस होगी, जैसे अर्थक्वेक की मूवमेंट सीस्मोग्राफ में महसूस होती है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, एटॉमिक एनर्जी में इनका अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन, और इन्हें आप भारत के स्पेस प्रोग्राम का फादर कहेंगे, इज़ द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। शुरुआत करते हैं हम 19th सेंचुरी के एंड से 20th सेंचुरी के जस्ट बिगिनिंग तक के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का। इनमें आते हैं श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। मैंने यहाँ पर FRS लिखा है, कुछ और भी आगे स्कॉलर्स आएंगे जिन पे FRS लिखा होगा। FRS का मतलब क्या है? ये इलेक्टेड फेलो हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के, तो इनके आगे नाम लगता है FRS, द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये बहुत बड़ी बात थी। सो श्रीनिवासन अयंगर रामानुजन यानी कि रामानुजन ये FRS थे। मैं चाहता हूँ कि आप पहले एक बार इनकी इमेज देखें। हालांकि उन सभी की इमेज मैंने आपके लिए निकाल रखी हैं, और बस इन्हीं की मैंने नहीं निकाली थी। आप देख लीजिए यहाँ पर। रामानुजन, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। बगल में क्या है? मैथमेटिकल्स नोटेशंस। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन का मैथमेटिक्स के साथ कुछ यूनिक संबंध था कि मैथमेटिकल फिगर्स एक ख़ास मैग्नेटिज्म के तहत उनके पास खिंची आती थी। ये एक प्रेम था उनका मैथमेटिक्स के साथ। बहुत कंट्रीब्यूशन भी रहा है, वो हम अभी समझेंगे। सो मैथमेटिकल जीनियस थे ये। बॉर्न एट एरोडे
इन तमिलनाडु 1887। 1887 में तमिलनाडु के एरोडे में इनका जन्म हुआ, लेकिन फिर इनके पिताजी शिफ्ट हुए कल कुंभकोणम। ये चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है, दैट इज़ कुंभकोणम। वहाँ पर क्योंकि ये सारा इलाका अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहता है, ये ब्रिटिशर्स का टाइम है, तो उस समय का जो टाउन हॉल स्कूल था, इनकी पढ़ाई वहाँ पर शुरू हुई। मैं आपको बता दूँ कि भारत में ये अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी ये ग्रेजुएट हुए विदेश जा कर के। और बिना पढ़ाई पूरा किया हुआ एक व्यक्ति कैसे पहुंचा ट्रिनिटी कॉलेज में, ये अपने आप में सामर्थ्य की गाथा है कि शासन विदेशियों का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ज़ीरो फैसिलिटीज़ हैं, और बैकग्राउंड में आपके इस तरह का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं, फिर भी आप अपने लिए संभावनाएं बनाते हैं और दुनिया को एक राह देकर जाते हैं। रामानुजन उसका उदाहरण है। सो टाउन हॉल स्कूल से पढ़े, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सभी को ये दिखने लग गया था कि ये अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी हैं। 13 वर्ष की उम्र में ही केम अक्रॉस अ बुक कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इनकी लाइफ का। द बुक थी साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। मैंने बताया आपको कि ये आगे जाकर के प्योर मैथमेटिक्स में यहाँ पर कोई डिग्री अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर भी दुनिया के दिग्गज माने गए हैं प्योर मैथमेटिक्स में ही, यानी कि उनके प्रैक्टिकल को लोग इतना मानते हैं। सो साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स GS कार की बुक थी, जो इन्होंने पढ़ी, इनका इंटरेस्ट और बढ़ा, और मैथमेटिक्स की दुनिया से इनका जो इंट्रोडक्शन है वो इसी बुक के वाया हुआ। ये मैथमेटिक्स की दुनिया से मिले 13 साल की उम्र में। ये इन सारे मैथमेटिक्स को पढ़ करके अपने दिमाग में कई तरह की कैलकुलेशंस, थ्योरम्स बनाते रहते थे, इसे इनका रिसर्च वर्क कह लीजिए, और उन्हें लिखते रहते थे रफली हर जगह पर। इस तरह की इनकी हमें 3 रिसर्च नोटबुक्स मिली हैं, जिन्हें हम रामानुजन फ्रेड नोटबुक्स कहते हैं। हमारे पास ये आज की डेट में अवेलेबल हैं। सो हिज 3 रिसर्च नोटबुक्स आर अवेलेबल टू अस कॉल्ड रामानुजन्स फ्रेड नोटबुक्स। ये उस समय में अपनी पढ़ाई को ना कंटिन्यू कर पाए, लेकिन लगातार ये प्रॉब्लम्स पोज करते रहते थे और कुछ दिनों बाद उनका सल्यूशन भी ऑफ़र कर देते थे। जहाँ पर ये लगातार प्रॉब्लम्स पोज करते थे और उनके सल्यूशंस पोज करते थे, वो था जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी का एक जर्नल छपा करता था, उसमें ये अपनी प्रॉब्लम्स डालते थे, लोगों से जवाब मांगते थे, नहीं फिर ये सोल्यूशन भी पोज करते थे। इस चीज़ में ये कई कई घंटे लगा रहा करते थे। सो ही स्टार्टेड पोजिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग दैम इन द जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। पब्लिश्ड ब्रिलियंट रिसर्च पेपर ऑन बर्नौली नंबर। ये 1911 की घटना है, जिस समय में इन्होंने उस मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में ये प्रॉब्लम्स पोज करनी शुरू की। उसी समय में इन्होंने बर्नौली नंबर पर एक रिसर्च पोस्ट किया, और उसके बाद ये मद्रास सर्कल के हीरो बन गए, जो मैथमेटिक्स ग्रुप के लोग थे उनके बीच। मतलब इस चीज़ ने रामानुजन के जीवन को लेकर के पहला तहलका लोगों के बीच में बताया। ओके, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। आगे, जॉब ऑफ अ क्लर्क एट मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। मैंने बताया आर्थिक रूप में इनका परिवार कमज़ोर था, पैसों की कमी थी, तो ये बहुत ज़रूरी था कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ या अपनी रिसर्चेस के साथ साथ नौकरी भी मिले। किसी तरह से उन्हें पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी मिली, एंड दैट वाज द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जॉब करते हुए उनको एक बेनिफिट ये हुआ, इट वाज द पोर्ट ट्रस्ट मैनेजमेंट, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द पोर्ट, यू हैव टू डील विद द शिप्स, you have to deal with the distances, calculations, measurements, many things. So there were many experts in the field of mathematics in the port trust. वो उनसे बातचीत किया करते थे, विचार विमर्श होते थे, और पोर्ट ट्रस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टेशनरी, पेन, ये सब चीज़ें उन्हें मिलती थी, वो अपनी थ्योरम्स उस पर भी लिखते रहते थे। तो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जॉब मिलने की वजह से इन्हें तनख्वाह भी मिली और इन्हें माहौल भी मिला, जिससे इनके मैथमेटिक्स के वो जो गुण हैं और खिल करके आए। इसी समय में इन्हें एक बुक मिली, दैट इज़ ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी। ये लिखी थी GH हार्डी ने। GH हार्डी की इस बुक को पढ़ करके इनका एंथुसिज्म लेवल बहुत आगे बढ़ गया। इन्होंने 120 थ्योरम्स लिखी और GH हार्डी को पोस्ट की लंदन। GH हार्डी ने इनके ग्रेजुएट ना होने के बावजूद भी सभी कठिनाइयों को झेलते हुए इनकी उन थ्योरम्स को पढ़ के इनका जीनियस लेवल समझ लिया था,
और किसी तरह से इनके लिए लंदन में पहुंचने का इंतज़ाम कर दिया, इन्हें स्कॉलरशिप दिलवा दी। G.H. हार्डी के उन प्रयासों की वजह से इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन मिली और इन्होंने 2 ही वर्षों में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री अचीव की, दैट इज़ रामानुजन। तो रामानुजन भारत में चाहे पढ़ाई आगे कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन वो उस समय के वर्ल्ड फेमस ट्रिनिटी कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस थे, जो कि इन्होंने 2 ही वर्षों में कंप्लीट की। G.H. हार्डी के साथ मिलकर के इन्होंने तमाम रिसर्चेस की और वो पेपर पब्लिश हुए, दुनिया भर को उसने राह दिखाई मैथमेटिक्स की फील्ड में। अपने इन्हीं कामों की वजह से ये सेकंड इंडियन बने, फर्स्ट कौन थे अभी पता लग जाएगा, ये सेकंड इंडियन बने टू बी इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। एक व्यक्ति जो भारत में शिक्षा तक पूरी ना कर पाया, वो फेलो बना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का, अपने उस मोहब्बत के कारण जो उसे मैथ से थी, साइंस से थी। ये है खासियत जब आप कन्विंस होते हैं किसी चीज़ से, ना कि कंपेल्ड व्यक्ति ऐसी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता, वो हमेशा सर्कमस्टेंसेस को कोट करेगा कि मेरे साथ ये हुआ या वो। कन्विंस्ड व्यक्ति ही ऐसे परिवर्तन लाता है। वो कन्विंस्ड थे कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, मैथमेटिक्स का क्या रोल है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज। सेकेंड इंडियन थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने, और फर्स्ट इंडियन बने भारत के जो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बने। आई बात समझ में? सो दैट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रामानुजन। नेक्स्ट हमारे जो कैरेक्टर हैं, द स्कॉलर, दैट इज चंद्रशेखर वेंकटरमन, दैट इज C.V. रमन। खासियत क्या है? देखिए, भारत रत्न प्राप्त हैं ये, इन्हें भी भारत रत्न मिला है, अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न मिला है, ये मैं आपको बता दूं। ये हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नोबेल प्राइज़ विनर हैं उस समय में जिस समय में एशियाई के क्षेत्र से साइंस में कोई ये अवार्ड नहीं ले पाया। सो C.V. रमन won the Nobel Prize for Physics in 1930, फर्स्ट एशियन। क्या खासियत है इनकी अभी बताएंगे, पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें। से बॉर्न ऑन 1888 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, जहाँ पर श्रीनिवासन अयंगर रामानुजन एरोडे में जन्मे तमिलनाडु, वहीं ये तिरुचिरापल्ली में जन्मे तमिलनाडु। उनसे ठीक 1 वर्ष के बाद 1888, वो 1887 में जन्मे। इनके फादर, इनको कुछ बेनिफिट्स थे, वो ये, इनके फादर प्रोफेसर थे फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के। तो पिताजी ने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का माहौल घर में बनाया, इन्हें वो ज्ञान मिला। बट यही नहीं, इनके पिताजी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कल्चर में। तो घर में संस्कृत लैंग्वेज का, म्यूज़िक का, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का माहौल बहुत ज़बरदस्त पनपता था। C.V. रमन इसी माहौल में बड़े हुए। एक तरफ पिताजी से फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इन चीज़ों को सीखने का अवसर मिला, दूसरी तरफ घर में रहते हुए अपनी माता और पिता दोनों से संस्कृत, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक सीखने का भरपूर अवसर मिला। घर में अमूमन माहौल यही बना रहता था। यही कारण है कि C.V. रमन के कैरेक्टर में एक फिजिसिस्ट तो था, एक स्कॉलर तो था, लेकिन उन्होंने हमेशा ही ह्यूमन की वेलबींग के विषय में विचार किए। उनका मानना था कि कैसे मानवता का विकास किया जा सके, साइंस को उसमें कंट्रीब्यूट करना है। ओके, वो कैरेक्टर उन्हें वहीं से आया जो कल्चरल नरिशमेंट उनकी हुई। बचपन से ही बहुत इंटेलेक्चुअल थे, हर क्लास में फर्स्ट आया करते थे, सभी इनका लोहा माना करते थे। इसी तरह से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का एग्ज़ाम इन्होंने दिया, जो आज सिविल सर्विसेज की ग्रुप A गजटेड सर्विसेज है, जिसके बाद आप अकाउंटेंट जनरल और आगे जाके कैग तक बनते हैं। इन्होंने उस ज़माने में 19 बरस की आयु में इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, दैट इज़ IAAS का एग्ज़ाम दिया, और आपको बता दूं ये टॉपर थे, ये फर्स्ट रैंक होल्डर थे। सो स्टूड फर्स्ट इन इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन IAAS। कुछ वर्ष तक नौकरी करी और 29 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि इनका जो प्रेम था रिसर्च के प्रति, साइंस के प्रति, वो इन्हें वापस से स्टडी की तरफ ले आया और इन्होंने इस जॉब को त्याग दिया। ये कलकत्ता के फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे और इन्होंने इस फर्स्ट रेट जॉब को रिज़ाइन कर दिया टू परस्यू हिज पैशन फॉर द साइंस, द फिज़िक्स, और अल्टीमेटली ही जॉइंड द साइंस कॉलेज ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, फिर अपने शोध आगे बढ़ाए।
इस समय में इन्होंने वायलिन, मृदंग, वीणा, सितार, इस तमाम इंस्ट्रूमेंटों पर काम किया। उनके वर्किंग, उनके पैटर्न, स्ट्रिंग्स के मोशंस, इन सभी चीज़ों को स्टडी किया। और ऐसे में इन 1921 ही रेड पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इन्हें बुलाया गया और इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स की थ्योरी पर ये पेपर रीड किया 1921 में। 1924 में ये भी FRS हुए, इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। एक बार की बात है जब इसी सिलसिले में ये ब्रिटेन गए, वहाँ से जब वापस आ रहे थे मेडिटेरेनियन सी दिखा, वो इन्हें बहुत नीला लगा। इनके मन में सवाल उठा कि ये नीला क्यों है। आप सब जानते हैं कि उस समय तक ये कॉन्सेप्ट फेमस था कि क्योंकि आकाश नीला है और उसी के कारण जल भी नीला दिखता है। अब आकाश नीला है, उसका कारण हम तब तक ये जानते थे कि भाई वहाँ पर लाइट्स स्कैटर करती हैं। एक स्कैटरिंग का सिद्धांत है जिसके कारण आकाश नीला दिखता है। यही सिद्धांत है जिसके कारण सूरज सुबह और शाम को लाल भी दिखता है। सन की लाइट हमें वाइट लाइट के रूप में दिखती है, लेकिन एक्चुअली में उसमें 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबगेयर सुना है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से ये स्पेक्ट्रम होता है। ये लाइट्स जो हैं क्यों अलग हैं एक दूसरे से? इन सब की वेवलेंथ में फ़र्क होता है। छोटे से बड़ी वेवलेंथ की ओर ये जाती हैं। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, तो इसलिए रेड कलर की ही लाइट्स स्टॉप सिग्नल या डेंजर के लिए यूज़ होती है, वो आपको दिखती है। सुबह का समय जब होता है तो जब सनराइज़ होता है, सन रेज़ को डिस्टेंस काफ़ी ट्रेवल करना है, तो इसके लिए उन्हें एटमॉस्फेयर के मोटे ब्लैंकेट से होकर गुजरना होता है। ऐसे में जहाँ बाकी की सारी रेज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा और वो स्कैटर हो जाती हैं, रेड आप तक पहुँच रही होती है। सुबह भी ये होता है ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेवलेंथ, शाम के समय में भी यही होता है, इसलिए आपको लाल नज़र आता है सुबह और शाम। और बाकी सारे समय तक आप देख पा रहे होते हैं कि आकाश जो है वो नीला नज़र आता है, ओके, क्योंकि ब्लू स्कैटर होता है। ठीक इसी की रिफ्लेक्शन पानी में दिखती थी ऐसा माना जाता था, लेकिन समय बदला और CV रमन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली में गैस और वाटर यानी कि जो फ्लूइड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो मटेरियल कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो उनका मटेरियल मेकअप है, किस तरह की बनतर से वो मॉलिक्यूल बना है, उसके अंदर क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वो लाइट की रेज़ को किस मैनर में डिफ्लेक्ट करेगा। तो CV रमन ने लाइट रेज़ की डिफ्लेक्शन का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को ही हम रमन इफ़ेक्ट के रूप में जानते हैं। यानी कि उन्होंने स्कैटरिंग के पीछे ज़िम्मेदार मॉलिक्यूल्स को माना। तो वो ये मानते थे कि समुद्र इसलिए नीला है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स सन से आने वाली रेज़ को स्कैटर कर रहे हैं, यानी कि जो रे फॉल कर रही है वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनो मने सिंगल, क्रोमेटिक मने कलर, यानी कि वो एक रंग की है, दैट इज़ वाइट, इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक। लेकिन उसके आगे जो रेज़ निकल रही हैं वो 3 तरह से निकल रही हैं। एक, वो जो सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ गई, अनडिस्टर्ब्ड इंसिडेंट रे की तरह ही आगे चली गई, वो दैट इज़ द रेले रे। वो रेले रे है, सीधी चली जाएगी, जैसी इंसिडेंट रे है आगे वाली भी वैसी होगी। लेकिन वो जो इंसिडेंट के कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ से जा रही है, इनको कहा गया स्टोक्स रमन वेव्स। और वो जो हायर फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ वाली हैं, इनको कहा गया एंटी स्टोक्स रमन वेव्स। तो इस तरह से इंसिडेंट रे की तरह ही जो रे बिना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बदलाव किए आगे चली गई, वो तो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी भी नहीं, वो रेले वेव है। लेकिन जिनमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अंतर आ गया, वो 2 तरह की वेव्स बनी, एक
स्टोक्स रमन वेव्स, एक एंटी स्टोक्स रमन वेव। ये दोनों वेव्स उस कलर की नहीं थी जिस कलर की मोनोक्रोमेटिक वेव थी, यानी कि इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ फ़र्क आ गई, तो फ्रीक्वेंसी फ़र्क आ गई, तो इनका कलर भी बदल गया। क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि अलग अलग रंग इसलिए हैं क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग हैं, और जब यहाँ पर अब इंसिडेंट के बाद वेवलेंथ में वेरिएशन आ गई, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ गई, मतलब कलर मिलेगा। ये है हमें मिलने वाली रमन इफ़ेक्ट की मदद से मोनोक्रोमेटिक वेव्स जो मॉलिक्यूल से टकराती है, और गैस और वाटर के मॉलिक्यूल्स और दुनिया में किसी भी तरह के आप मैटर को ले आइए, उसका मॉलिक्यूलर मेकअप क्या है उसे पता लगाने के लिए आप रेज़ इंसिडेंट कराते हैं, और वो इसी तरह से जब स्कैटर करती हैं तो आप मॉलिक्यूलर मेकअप स्टडी कर पाते हैं उस मैटर का। आज दवाइयों के क्षेत्र में, बॉडी से जुड़े एग्जामिनेशन के क्षेत्र में, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, कहीं भी मैटर के कैरेक्टर नेचर को पता लगाने के लिए, उसके मॉलिक्यूलर मेकअप को पता लगाने के लिए ये स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट ऑफ सीवी रमन यूज़ होता है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे कह के पुकारा जाता है, और ये सीवी रमन के द्वारा ही दिया गया। इसने दुनिया को हिला दिया था। तो सीवी रमन क्या कहते हैं कि ब्लू कलर ऑफ द सी क्यों है? मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसलिए है, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैटरिंग होती है इसलिए है। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक दैट इज हैविंग सिंगल कलर लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इट स्कैटर्स, ये स्कैटर होती है। रमन स्टडीड द ब्रोकन लाइट, आगे जाके वो स्कैटर हुई, टूटी, तो उस ब्रोकन लाइट को स्टडी किया। देयर वर टू स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ वेरी लो इंटेंसिटी स्ट्रेंथ पैरेलल टू द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो टूटी हुई आगे जाकर के ब्रोकन लाइट थी, उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के मुकाबले कम थी। वो दोनों एक एंटी स्टोक्स स्पेक्ट्रम लाइन बनी दैट इज़ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, एक स्टोक्स रमन लाइन बनी दैट इज़ ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बट लॉन्गर वेवलेंथ। ये उन्होंने तब स्टडी किया। ब्रोकन लाइट वाज नॉट मोनोक्रोमेटिक दो द इंसिडेंट लाइट वाज मोनोक्रोमेटिक। ब्रोकन लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं थी क्योंकि वेव और फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आ गया, जबकि इंसिडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक थी। तो इसी तरह से आपको अब किस रंग की वेव्स रिसीव हो रही हैं, इस रंग से आपको वेवलेंथ क्लियर है क्योंकि वो रंग रिसीव हो रहा है, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये वेव की लेंथ है। तो मॉलिक्यूलर मेकअप क्या है इस मटेरियल का, इसमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आकार है, क्या साइज़ है, किस नेचर कैरेक्टर के हैं, आप उसे स्टडी कर पाएंगे। जिस ज़माने में दुनिया इस बात के लिए लड़ रही थी कि जो लाइट है वो वेव पैटर्न में मूव करती है या उसमें पार्टिकल्स हैं, उसी ज़माने में दुनिया को रमन ने यह बताया था कि लाइट फोटोन से मिलकर बनती है जो कि पार्टिकल्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सीवी रमन का ही था। इनके इन्हीं शोधों के कारण हम इन्हें भारत रत्न देते हैं। 28 फरवरी 1928 के समय में ये शोध हुए, और इसीलिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और इसी शोध के लिए इन्हें उस समय में 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये सीवी रमन का कंट्रीब्यूशन था। हमारे नेक्स्ट हैं जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। देखिए, इन्हें आचार्य जगदीश चंद्र बोस भी कह के पुकारा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। 1858 से 1937 का समय रहा है इन्हें। जेसी बोस का फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस। ये उस समय के बांग्लादेश के मेमन सिंह में जन्मे थे। इनकी हायर एजुकेशन कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से हुई, और आगे जाकर के ये प्रेसिडेंसी कॉलेज, आपको पता है बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो इस वजह से वहाँ पर जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने फिज़िक्स के 1885 में। किन कारणों से ये महत्वपूर्ण रहे हैं, देखिए समझिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सही मायने में जो रेडियो के इन्वेंटर हैं वो जेसी बोस हैं। 1998 में इस चीज़ को एडमिट भी किया गया। लेकिन हम किन्हें मान करके चलते हैं द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो?
दैट इज़ मार्कोनी। मार्कोनी माने दैट इज़ गुग्लिएल्मो मार्कोनी, द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। ये एक इटालियन स्कॉलर हैं, इंजीनियर हैं। मार्कोनी ने ही रेडियो इन्वेंट किया, ऐसा माना जाता है। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 1909 में। रेडियो कैसे इन्वेंट हो सकता था? अगर आपको रेडियो वेव्स का पता हो तभी हो सकता है ना। हम जब सन से आने वाली लाइट के बारे में बात करते हैं तो उस लाइट के अंदर एक स्पेक्ट्रम है। एक स्पेक्ट्रम है, अलग अलग कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है। उस स्पेक्ट्रम के पहले जो वेव्स हैं, उनके बाद जो वेव्स हैं, उनकी भी अपनी अपनी यूनिक वेवलेंथ्स हैं। तो इसी तरह से एक ख़ास वेवलेंथ रखती हुई रेडियो वेव्स हैं। ओके, आप इन्हें क्यों रेडियो वेव्स कह के पुकारते हैं? क्योंकि ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में सहायक होती हैं वायरलेसली। आपको वायर्स की नीड नहीं है। ओके, तो आज के समय में वायरलेस टेलीफोनी, आज आप 5G तक पहुंच चुके हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन जिस ज़माने में ये मुमकिन नहीं था कि आप एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करें और रास्ते में कोई वायर ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि सिग्नल्स यहाँ से कहीं जाएं और वहाँ से वो सिग्नल्स रिले हों किसी और जगह, और जहाँ पर वो पहुँचे हैं वहाँ रिसीव किए जाएं। पॉइंट ए से सिग्नल भेजे गए, वो पॉइंट बी तक पहुँचे हैं और पॉइंट बी पर वो सिग्नल रिसीव किए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में। ये वेव्स की मदद से होता था। ख़ास तौर पर अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयरों की बात करें तो उस एटमॉस्फेरिक लेयर में जहाँ पर आयोनाइज्ड फॉर्म्स में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ एलिमेंट्स, दैट इज़ द आयोनोस्फेयर। और आयोनोस्फेयर फेमस है इस तरह की कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो वायरलेस हैं। आपके ट्रांसमिटिंग सेंटर्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और आयोनोस्फेयर में आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो उन सिग्नल्स को आगे रिले कर देते हैं और वहाँ पर वो रिसीव हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से सैटेलाइट्स उस स्फेयर में काम करते हैं। मुद्दे की कहानी ये है कि जिस ज़माने में लोगों में ये विचार चल रहा था कि ऐसी वेव्स एग्जिस्टेंस में हो सकती हैं जिनसे ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाएं, जेसी बोस ने इसका एक प्रोटोटाइप इक्विपमेंट बना लिया था, जिसी के बेस पर प्रॉपर रेडियो इक्विपमेंट बाद में डेवलप हुआ जो मार्कोनी ने किया है। मार्कोनी का इक्विपमेंट ऐसा माना जाता है एग्जैक्ट उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता था। उसने वो मटेरियल यूज़ किया, सेम वो फोनामेना यूज़ हुआ जो जेसी बोस के इक्विपमेंट में यूज़ हुआ। लेकिन क्योंकि वेस्ट का दबदबा था दुनिया भर में और क्योंकि पेटेंट जल्दी करा ली जाती थी चीज़ें और वो सेंटर्स ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस के रूप में विकसित हो रहे थे, वहाँ पर बड़ी लेबोरेटरीज़ थी, तो इस वजह से वहीं के जर्नल्स, वहीं के मैगज़ीन्स दुनिया भर में इस चीज़ को स्थापित भी करते थे। तो ये क्रेडिट मार्कोनी के पास चला गया कि उन्होंने रेडियो सेट जनरेट कर दिया, द रिसीवर। लेकिन ये काम सही मायने में जेसी बोस के द्वारा किया गया था भारत में। उन्होंने यहाँ पर लेबोरेटरी में अपने दिन रात की मेहनत से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना और रेडियो वेव्स एंड देन फर्दर माइक्रोवेव्स को रिसीव करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी, जिसे कोहेरर कह के पुकारा जाता है। अगर मैं आपको कभी एक इक्विपमेंट दिखाऊं तो उसमें एक रेडिएशन एमिटर लगा होता है जो रेडिएशंस को एमिट करता है और उसी के सामने लगा रहता है द कोहेरर जो रिसीवर के रूप में वर्क करता है। आपके पास वो रेडियो वेव्स आएंगी या आपके पास वो माइक्रोवेव्स आएंगी। वो माइक्रोवेव्स वहाँ से जब जनरेट हुई तो आपने जो भी कम्युनिकेट करना चाहा उसने वेव की फॉर्म ली, वेव आपने रिसीव की। अब यहाँ पर कन्वर्टर लगे।